हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की इस सीरीज़ के अंदर। पहली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था, जो भी हमारे बेसिक टर्म्स थे, जो भी बेसिक्स चीज़ें थी। हमने खुद से एक एग्जांपल वहाँ पे ड्रॉ किया था, जिसको हमने पूरा सॉल्व किया और जाना कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक छोटा सा एक बेसिक मिला हमें। आज हमारा दूसरा पार्ट इसमें हमने शुरू किया है, दूसरे नंबर की वीडियो है। तो अगर पहली वीडियो नहीं देखे तो यार ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। आज मैं आपको डायरेक्टली छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करवाने वाला हूँ और इस सीरीज़ के अंदर हम बड़े क्वेश्चंस को भी ज़रूर टारगेट करेंगे। तो आपके लिए सबसे छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है। आप चाहो तो पहले से वीडियो को पॉज करो, चाहो क्या वैसे आपको करना चाहिए, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करो। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है नॉशनल प्रॉफिट निकालने की। करना क्या है, सिंपल सा वही आपको याद आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ तरीके से, पर्टिकुलर नहीं लिखा मैंने, लेकिन डेबिट क्रेडिट रुपीज़ वगैरह लिखकर इधर खर्चे लिखने हैं, इधर आपको वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, एंड देन आपको नॉशनल प्रॉफिट निकाल के लाना है। ठीक, तो ट्राई कर लो एक बार खुद से, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। डन। तो आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा। उसके बाद अब देख लेते हैं एक बार को क्वेश्चन में है क्या। कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख रुपए का। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको पढ़ूँ कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख का है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोई डायरेक्टली पुट तो नहीं होगा, ये तो हमें पता है। बिल्कुल सही। उसके बाद अभी से साइड कर देते हैं फिर। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो वर्क आपका सर्टिफाइड हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख, यानी 10 लाख रुपए का काम पर ठप्पा लग चुका है। क्लियर है। कहते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क डन, आपका जो काम हो चुका है, जो कितना काम आपने कर लिया 60%, और उसमें कितना खर्चा लग गया? 9,60,000 रुपीज़ का आपने खर्च कर दिया। कैश रिसीव्ड 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितना भी काम आपका सर्टिफाइड हो चुका है उसका 75% आपको कैश रिसीव्ड हो गया है। इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है। यहाँ मैं लिख दूंगा वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, और क्योंकि मुझे कॉस्ट डायरेक्टली दी हुई है तो यहाँ मैं लिख दूंगा जितने भी मुझे खर्चे लगे हैं, कॉस्ट इनकर्ड मैंने कितनी की है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली आपको दिया हुआ था कहीं पर, ये 9,60,000 रुपये का आपका इस कॉन्ट्रैक्ट में इस साल के अंदर या किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर खर्चा आया है, 9,60,000। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ये साइड में लिख दूँ, वैसे लिखना आपको नहीं चाहिए, मैं आपको बस इमेजिन करवाने के लिए कि ये जो खर्चा आया है 60% काम करने पर आया हुआ है। अब जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो कितने रुपए का वर्क सर्टिफाइड हुआ है? 10 लाख रुपए का काम आपका सर्टिफाइड हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट काम सर्टिफाइड हो गया, तो आप कैसे पता करेंगे? आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि वर्क सर्टिफाइड आपको परसेंटेज में पता करना है, मतलब आपको डीओसी पता करना है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो डीओसी है वो कैसे निकलता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वर्क सर्टिफाइड निकालने का तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डीओसी। ठीक, इसके इसके हिसाब से हम यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं। देखो ये नया कुछ नहीं है, लास्ट वीडियो में अगर आप देखा होगा तो पक्का मैंने वहाँ पे बताया था आपको। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालोगे? जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसका जितना भी वो परसेंट सर्टिफाइड करके गया तो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड निकल आता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें डीओसी डायरेक्टली गिवन नहीं है। हमें ये पता है कि 10 लाख का काम सर्टिफाइड हो गया और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में है क्या? 20 लाख का, यानी 20 लाख के काम में से 10% सर्टिफाइड हो गया। तो डीओसी कितना रहा होगा? वैसे भी लॉजिक लगाओ तो आपको पता लग जाएगा 20 लाख का कितना परसेंट 10 लाख होगा। ऑब्वियस है 50%। नहीं पता तो फिर वैसे निकाल लो, ये नीचे चला जाएगा ना। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में लेना होगा, तो 50% आपका डीओसी हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा काम सर्टिफाइड हुआ है ये 50% हुआ है। अब खर्चे हमारे 60% के हैं, वर्क सर्टिफाइड 50% हुआ है, तो हमें इसमें से 10% माइनस करना होगा। 10% कौन सी चीज़? जो सर्टिफाइड नहीं हुई है। तो हमें ये कॉस्ट 10% की कितनी कॉस्ट है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो 10% की कॉस्ट कैसे आएगी? 9,60,000 जो खर्चा है वो 60% का खर्चा है। हमें 10% का खर्चा पता करना है और यहाँ लिखना है। यहाँ लिखने का मतलब ये इसमें से माइनस हो रहा है। यहाँ अगर मैं कोई चीज़ लिखूँगा तो वही इसमें से माइनस होती हुई चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। अकाउंट के अंदर यही तो होता है। तो देखो यार, आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। देखो इधर देखो, एक स्टूडेंट है, उसके पापा बोलते हैं बेटा जरा मैं कुछ अमाउंट बोल रहा हूँ जरा उसे जोड़ो। तो उसके पापा बोल रहे हैं 4, उनके पापा ने बोला 6, 7, 3, ऐसे बोलते जा रहे हैं। उसके पापा ने बोला 2,
उसके पापा ने बोला सॉरी सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पे है 6 लिखना है। तो एक बेटे ने तो क्या करा, इसको काटा और 6 लिखा। लेकिन एक बेटे ने वहीं पे क्या करा, 2 तो जो लिखा हुआ था उसमें से 2 माइनस करेगा एंड देन ये, तो ये अकाउंटिंग कहलाती है। ये जो आपने अभी एडजस्ट करा ना, 2 को ऐसे घुचड़ मुचुड़ ना करके आपने उसे -2 करके एंड देन फिर +6 करा, तो इट इज़ अकाउंटिंग। तो यही तो वही काम तो हो रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसे कम करके 50% में कॉस्ट को कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने वो ना करके इसके अपोजिट साइड में दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जब आपस में एडजस्ट होगा तो ये 50% की कॉस्ट दिखाई देगी। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ फटाफट। 960 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 10% की वैल्यू निकालेंगे तो 1,60,000 रुपये का काम सर्टिफाइड नहीं हुआ है। तो मुझे बता दो यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट आपका कितना आया होगा। तो नॉशनल वैसे पूरा ही लिखना नॉशनल प्रॉफिट, तो बैलेंसिंग फिगर है, ऑब्वियस ही बात है, नॉशनल प्रॉफिट इज बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 10 लाख वो था और 1,60,000 ये था, इसमें से 9,60,000 चले जाएंगे तो आपके पास 2 लाख रुपए का जो है नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या यही था आंसर? बिल्कुल सही। लेकिन काम यहीं ख़त्म नहीं होता, मैंने आपको बताया था जब आपका नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व में डालेंगे, कुछ हिस्सा P&L में डालेंगे। P&L में डालने के लिए कंडीशन थी जो बैलेंस बचेगा वो रिजर्व में चला जाएगा। इसके लिए आपको बिलो द लाइन काम करना होगा, इस अकाउंट को थोड़ा और बड़ा करना होगा। यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करना आता है ना आपको, बड़ी साइड से टोटल करना है, यहाँ पे दोनों बराबर इक्वल वैल्यू लिख के देन बैलेंसिंग फिगर, ये सब आता है। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो यार, 3rd ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो आप, ठीक है। नॉशनल प्रॉफिट इज़ योर 2 लाख रुपीज़। अब इसमें से इधर ट्रांसफर, इसे ख़त्म करना है, ये 2 लाख का नॉशनल प्रॉफिट इसे ख़त्म करना है। थोड़ा पैसा P&L में जाएगा, थोड़ा पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 2 P&L अकाउंट एंड 2 रिजर्व, ठीक। तो रिजर्व तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इसके लिए यहीं पे मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ। मुझे बताओ वहाँ पे क्या थे कल 3 केस, अगर लेस देन 25 याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा, किसी को याद नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये थे वो हमारे केसेस। तो हमारे DOC इस केस में कितना था, यहाँ पे अभी 50% था, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं कहाँ पर, ये वाले पर 50 और मोर, तो 50 है ना, तो 50 के हिसाब से इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। P&L में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड पर कितना है, ठीक। मैं फास्ट जा रहा हूँ, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आप इसे दोबारा देखो, पीछे करके देखो जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट के लिए या तो वर्किंग नोट लिख लो, या यहाँ भी लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिख दें, तो वर्किंग नोट ही लिख देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट के थ्रू यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई नॉशनल प्रॉफिट इज़ 2 लाख। कैश कितना रिसीव्ड हुआ है आपको, तो कैश रिसीव्ड हुआ है 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब देखो 2 तरीके हैं, आप पहले पता करो कितना कैश रिसीव्ड हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड का 75% होता है 7.5 लाख, तो आप इसे यहाँ 7.5 लाख लिखोगे, फिर नीचे 10 लाख जो वर्क सर्टिफाइड है वो लिखोगे। तो कहीं ना कहीं वो आपस में 75% ही तो है, आप सीधा ऐसे लिख दो ना भाई। आप यहाँ पर कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड लिखना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या है, वर्क सर्टिफाइड पर आपको कैश कितना रिसीव्ड हुआ है। हमें पता है 75% हुआ है, तो हम 75% डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। नहीं है तो फिर आप वैसे फॉर्मूले के थ्रू काम कर लो। तो इसे बताओ मुझे कितना आ रहा है, ये 2 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 3 का 75%, ये निकल कर आएगा आपका 1 लाख आ रहा है मेरे हिसाब से। तो 1 लाख रुपए तो आप P&L में घोषित कर दोगे और बाकी का 1 लाख आपका चला जाएगा रिजर्व के अंदर। तो यहाँ पर हो गया आपका ये बिल्कुल बराबर। तो जो बैलेंसिंग था वो आपका रिजर्व पार्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर रिजर्व में चला जाएगा, ठीक। इस रिजर्व को कहाँ शो करोगे, तो बैलेंस शीट में, ऑब्वियस ही बात है बैलेंस शीट में जाएगा। आगे हम बैलेंस शीट भी इसमें पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन था, नन्ना सा क्वेश्चन, इसने हमें बताया कि ऐसे कैसे आपको डील करनी है सोल्यूशन से। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन पर भी आएंगे। ये रहा आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन, और अब की बार छोटा क्वेश्चन नहीं, अब की बार ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ आपको सिखाएगा। और अब मैं आपको पन्ने पलट के जो आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, DOC की कंडीशन क्या है वो सब मैं नहीं बताऊँगा। आई होप और मानकर चल रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी और नोट करो, ठीक। अब उससे आपको मैं बस रेफ़र करूँगा और आप अपने पन्ने खुद पलट के वहाँ पे सर्च करेंगे जब मैं कुछ बताऊँगा।
तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बना लिया, ऑब्वियस है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाना है। नीचे बोल दिया है प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड नॉशनल प्रॉफिट, आपको आंसर दिया हुआ है। हम पूरा आगे भी करेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस नॉशनल प्रॉफिट को, वो हम यहाँ पे देखेंगे। नॉशनल को डीम्ड भी बोला जाता है, डीम्ड प्रॉफिट, ठीक है, एक एज्यूम्ड प्रॉफिट, एज्यूम्ड, और फिर बाद में इसमें से हम पक्का प्रॉफिट में अलग से ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी बचा हुआ रिजर्व में, वो आगे की स्टोरी है। आ जाओ क्वेश्चन में सीधे। तो जो जो चीज़ें हमें डायरेक्टली मिलती रहेंगी जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर शामिल होती हैं, जैसे कि बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वर्क सर्टिफाइड, हमें पता है यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड आता है, वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वर्क अनसर्टिफाइड हो ही, ऑब्वियस ही बात है, मतलब अगर साल के एंड में भाई देखो आपने अपना काम एक साल का देख रखा है, भाई मेरा काम 40% हो गया, जो पहले दिन का एग्जांपल था, और वो सर्वेयर भी इसी दिन आ जाता है, टपक जाता है आपका सर्वे करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है वो पूरे जितना आपने खर्च करा उतने पूरे काम को सर्टिफाइड करके जाएगा, अगर वो इस दिन टपकता है तो उस टाइम पर फिर वर्क अनसर्टिफाइड नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्क अनसर्टिफाइड हो। और जैसे कि यहाँ पे हम कॉस्ट लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई है, काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में दिए, जैसे मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, ऐसे करके, ठीक। तो अब हम उन चीज़ों के नाम लिखते रहेंगे यहाँ पे। आ जाओ फिर फटाफट देखते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें डायरेक्ट मिलेंगी हम पुट करते चले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 10 लाख, कर दो इसे साइड। टीओसी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 60% का काम पे ठप्पा लग चुका है। अच्छा, डीओसी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इनसे कुछ फील हो रहा है क्या? वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू निकल सकती है। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 60% पे ठप्पा लग गया, तो मतलब कितने का वर्क सर्टिफाइड हो गया? 6 लाख का। तो आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो 10 लाख का 60% कितना, 6 लाख रुपए आपका वर्क सर्टिफाइड आ गया। वो याद है ना वो वाला फॉर्मूला, वर्क सर्टिफाइड निकालते कैसे हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई डीओसी, ठीक इस तरीके से। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने इक्वेशन यूज़ करी थी जिसमें हमें डीओसी नहीं दिया हुआ था। अच्छा, डीओसी हमने निकाला क्यों था? ताकि हम ये वर्क अनसर्टिफाइड का परसेंटेज पता कर पाएँ, और नीचे डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आता है डीओसी का परसेंटेज। तो यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है 60% इज़ द डीओसी, ठीक है। इन दोनों की मदद से हमने वर्क सर्टिफाइड निकाल लिया। मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे भी काम चल रहा है, आपने वहाँ मटेरियल कितना इशू किया, कितना मटेरियल आपने वहाँ भेजा? 2 लाख रुपए का भेजा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपने 2 लाख रुपए का मटेरियल भेजा, एक साल वो 2 लाख रुपए का मटेरियल में से लास्ट में 20,000 का मटेरियल बच गया। मेरी बात दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना। 2 लाख रुपए का मटेरियल आपने अपने, यहाँ पे मान लो ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, अपने गोडाउन से 2 लाख रुपए का मटेरियल आपने साइट पर भेजा, और उस मटेरियल को आप यूज़ करोगे, ऑब्वियस ही बात है, कुछ भी हो सकता है। मान लो आप रोड बना रहे हो, तो आपकी रोडी बजरी जो जो उसमें लगती है, सीमेंट, रेत, जो भी है, तो वो मटेरियल आपने 2 लाख रुपए का भेजा, 20,000 रुपये का बच गया। तो हमें यहाँ पे जो कॉस्ट लेनी है वो लेनी है कि आपने कितना उस साल का खर्चा लगाया आपको। तो आप 2 लाख तो लेंगे नहीं उस केस में, भाई 20,000 रुपये का जब बच गया, तो यानी 1,80,000 का आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है। तो आपको कंजम्पशन पता करनी, कितने रुपए का मटेरियल आपका वहाँ पे यूज़ हुआ है, उस साल का आपको मटेरियल यूज पता करना है ना, क्योंकि 2 लाख के मटेरियल में से 20,000 का मटेरियल तो फिर अगले साल इस्तेमाल होगा, और आपको पता करना है इस साल के खर्चे। तो वहाँ पे ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन में मटेरियल एक यही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मटेरियल आपके पास एंड में बचा हुआ रह गया, कुछ ऐसी बात नहीं लिखी है। तो अच्छी बात है, मतलब जितना मटेरियल आपने वहाँ भेजा था, इशू किया था, वो सारा आपने कंज्यूम कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे इस खर्चे को दिखा देता हूँ सीधा मटेरियल के नाम से। मटेरियल के नाम से कितने का था वो? 2 लाख रुपए का मटेरियल का खर्चा हो गया। सही है जी, आ गया। जो बोलता है वेजेस, आपने कितना वेजेस पेड किया है? 1.5 लाख रुपए का वेजेस पेड किया है। अच्छा, वेजेस के लिए और कुछ बात बोलिए क्या, ढूंढो जरा। ये कहता है वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब साल के एंड में 12,000 रुपये का जो वेजेस है वो अभी पेंडिंग है, वो अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं करा। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेस पे करते हैं। एक्रूअल बेस का मतलब क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जितना भी आपका खर्चा हो गया है आप सारा लिखो, चाहे आपने पे करा है या नहीं करा है। बात समझ में आ रही है ना? आपने जो भी खर्चा आपका इस साल का है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेजेस जो आपने पेड करी है जेब से, वो तो 1.5 लाख है, लेकिन 12,000 की तो आपने पे नहीं करी, मतलब वो बुक तो हो गया वो खर्चा, आपने ही तो पेड नहीं करी। क्यों पेड नहीं करी? आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करते कि जितना जेब से जाएगा वो खर्चा मानो ना, जितना खर्चा हो गया है। देखो, खर्चा होना और खर्चा पे करना दोनों डिफरेंट है, आप अकाउंट्स के बच्चे हो। तो भाई वेजेस जो पेड हुई है 1.5 लाख, और वेजेस जो बकाया है 12,000, तो टोटल इस साल की जो वेजेस हमारे ऊपर चढ़ गई, हमारी जो वेजेस बनी, वो दोनों को प्लस करके पता लग जाएगा। तो मैं यहीं लिख देता हूँ
वेजेस तो हैं हमारी, वेजेस हैं हमारी 1.5 लाख रुपए की, और इसी में आप प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितने का था वो, 12,000 रुपये का। तो टोटल वेजेस ऑफ फॉर दिस ईयर इज़ 1,62,000 रुपीज़ का आपका वेजेस है। ठीक, कई बार होता है कि भाई वेजेस जो है आपने एडवांस में पे कर दी, तो फिर उसे आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं थी, वो तो आपने अगले साल की दे दी ना इस बार। तो अगर 1.5 लाख के अंदर आपने एडवांस शामिल है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो रट्टा मत मार देना कि आउटस्टैंडिंग प्लस होगा एंड एडवांस लेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझो। बाहर साइड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है यार, प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, प्लीज़ कॉन्सेप्ट को बस आप समझो। तो वेजेस के बाद आपको दिया हुआ है दूसरा एक्सपेंसेस। अब कोई से भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो भी इनके अदर खर्चे होंगे, तो वो आपने पेड किया है 70,000। देखो एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ नीचे दिया हुआ है क्या, यस बोलता है प्रिपेड है एट द एंड। साल के एंड में आपको पता लगा कि आपने कुछ एडवांस में पे कर दिया था, पहले ही पेड कर दिया, यानी आने वाले साल का आपने इस साल एक्स्ट्रा पे करा हुआ है 7500 रुपये। तो जो आपने पेड करा 77 और उसमें ऑलरेडी 7500 प्रिपेड है, तो आपको उसे हटाना पड़ेगा। आपको तो अपने इस साल का खर्चा लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप लिखें इसे पहले तो टू एक्सपेंस, कितना खर्चा है वो 70,000, लेकिन इस 70,000 में से आप लेस कर दें जो आपने एडवांस में पे करा है 7500, तो आपके पास इस साल का खर्चा पता लग जाएगा 62,500। अच्छा, एक चीज़ और मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब आप बुक से क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो बुक के अंदर आपको सोल्यूशन के अंदर क्या दिखेगा, देखो एक तरीका है, अप्रोच होती है क्वेश्चन को करने की। जैसे ये चीज़ यहाँ माइनस हो रही है तो आप बुक में यहाँ माइनस ना होकर ये चीज़ यहाँ दिख रही होगी अपोजिट साइड में, चीज़ तो एक ही, ठीक है। जैसे हम वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट में से घटाकर ना घटाकर यहाँ अपोजिट में लिख देते हैं, वैसी कोई खर्चा आप अगर यहाँ पे घटा रहे हो डायरेक्टली, उसको यहाँ ना घटाकर अपोजिट साइड में भी दिखा सकते हो। तो जब आप बुक्स में करोगे तो आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो कौन सी चीज़ फॉलो करें, मैं तो कहूँगा ये वाला फॉलो कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज बुक का अगर आपको समझ आता है तो वो भी ठीक है। ठीक, तो कोई चीज़ अगर आप यहाँ पे एडजस्ट ऐसे माइनस कर रहे होते हैं तो उसे अपोजिट साइड में दिखा सकते हैं। यहाँ पे मत दिखा देना, ये यहाँ दिखाओगे तो ये माइनस नहीं, तो ऑलरेडी आपको प्लस करना है। ठीक, मैं माइनस वाले केस में कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से कोई चीज़ माइनस करनी हो, फिर चलते हैं आगे एक्सपेंस के बाद। और क्या इसमें दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो कहता है प्लांट परचेज्ड, आपने प्लांट खरीदा है 5 लाख रुपए का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो आपने प्लांट खरीदा है, ये आपने जो खर्चा करा है, ये 1 साल के लिए तो करा नहीं होगा भाई। आपने कोई प्लांट मतलब कोई मशीनरी खरीदी है, कोई सेटअप खरीदा है 5 लाख रुपए का, तो ये 1 साल के लिए नहीं होगा, ये तो 2 3 4 साल के लिए होगा, जो भी होगा। तो हमें क्या लेना है, हमें पूरा 5 लाख ना लेकर हमें इसका डेप्रिसिएशन लेना है। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता है ना कि आपने अपने फिक्स एसेट को 1 साल में कितना कंज्यूम करा। ठीक, क्योंकि आप 1 साल के खर्चे ले रहे हो तो आप 1 साल का डेप्रिसिएशन ले लोगे। तो डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट 1 साल का। तो अब इससे देखो, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। प्लांट 5 लाख का खरीदा, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद वो 1 लाख रुपए का बिक भी जाएगा। कबाड़ वैल्यू जो होती है उसकी स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपए की। मतलब थोड़ा इसे अंडरस्टैंड करते हैं, मैं यहाँ इसे बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लांट आपने खरीदा है 5 लाख का, देखो जी इधर ये 1 लाख 5 साल के लिए खरीदा है, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब आपने कोई 5 लाख रुपए खर्च करे और बाद में आपको 1 लाख रुपए वापस मिल भी जाएगा। ठीक, तो मतलब आपका खर्चा कितना हो गया, 4 लाख का खर्चा हो गया। क्लियर है। और ये 4 लाख का खर्चा कितने सालों के लिए हुआ है, 5 साल के लिए। तो हर साल का खर्चा अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है 80,000, यानी 80,000 रुपये आपका हर साल का एक एजम्पशन, एक खर्चा आ रहा है, वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। समझ गए ना। तो 5 लाख में से पहले मैंने 1 लाख को रिड्यूस कर दिया, तो हमें मिल ही जाना है। तो मतलब मोटा मोटा मेरे 4 लाख खर्च होंगे 5 साल के लिए। तो हर साल, वैसे देखो जब आप फिक्स एसेट लेने जाओगे तो 80-80 हज़ार करके तो आप लोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप खर्च तो एक्चुअली में 5 लाख इकट्ठा एक बार में कर रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग हमें ये बताती है, ये कहती है कि आप इस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके बुक कर लिया करो, और उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक, तो आपने पता किया कि भाई मेरा साल का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, साल की जो कंजम्पशन बन रही है वो 80,000 की बन रही है, तो बस मैं चुपचाप से 80,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ, ये भी मेरा कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन निकाला कैसे, तो 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, और मल्टीप्लाई 1 दिखाते नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1 तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये 5 ईयर्स से डिवाइड करा तो 1 साल का अपने आप ही आ गया, इसलिए मैंने 1 से इंटू नहीं करा। तो ये बनेगा आपका 80,000 रुपीज़ का आपका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आ गया। क्लियर। और क्या,
और देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस, ये तो ऊपर हो गया, एडजस्ट हो गया। कैश रिसीव्ड हुआ है वर्क सर्टिफाइड का 75%, इसको छोड़ दो, हटाओ, ये अभी काम का नहीं है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना है। इफ़ अगर परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज 65%, मतलब जो आपका काम हुआ है वो 65% हुआ है, और ठप्पा कितने का लगा है 60%, मतलब 5% का वर्क अनसर्टिफाइड है, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू भी निकलेगी। बात समझ रहे हो? तो अभी एक काम करना पड़ेगा इसके लिए। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 5%, और हमने जो खर्चा किया है, क्योंकि हमारा वर्क डन कितना हुआ है 65%, तो ये जो भी कॉस्ट आएगी ये 65% की आएगी। तो मुझे बताओ ये कॉस्ट कितनी आ रही है? ये जितनी भी कॉस्ट आ रही है ये 65% की कॉस्ट है, और क्योंकि 60% काम हो चुका है तो 5% जो काम नहीं हुआ है उसकी कॉस्ट मुझे इसमें इन सारी में से माइनस करनी होगी। तो मुझे 5% की कॉस्ट यहाँ फाइंड करनी है। उससे पहले मुझे टोटल कॉस्ट बता दो। तो ऊपर है मटेरियल 2 लाख का, प्लस 1,62,000 एंड प्लस 62,500 एंड प्लस 80,000, तो टोटल खर्चा इज़ 50450000। सही है जी। एंड डिवाइडेड बाय 65 इंटू 5, सिंपल सा आ जाएगा आपका 38808 आ रहा है मेरा। तो एक बार आप लोग यार एक बार चेक करो अपना भी, एक बार मैं फिर से देख लूँ क्या? 1 मिनट दो बस मुझे। 2 लाख प्लस 1,62,000, 62,500 प्लस 80,000। भाई गलत आए तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। वैसे तो मेरे हिसाब से तो यार ये सही बैठ रहा है बिल्कुल। तो इसे राउंड ऑफ करके अगर हम लिखें, ये आ रहा है मेरा, देखो मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये तो यहाँ पे 7 ना करके, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 और 5 से ऊपर जब वैल्यू होती है तो इसे 8 कर देंगे हम। तो 38808, ये आपकी वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू आ रही है। अभी पता लग जाएगा आंसर। तो नॉशनल प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन आंसर में गिवन है ही। तो यहाँ इसे करते हैं क्लोज, और बता दो मुझे नॉशनल। अच्छा, कभी कभी नॉशनल प्रॉफिट ना आके लॉस भी आता है, तो हम नॉशनल लॉस नहीं लिखेंगे उसको, तो फिर पूरा P&L में डाल देंगे सीधा। ठीक। तो जब आपको प्रॉफिट आता है तभी आपको रिजर्व के लिए पैसा निकालना पड़ता है, अदरवाइज नहीं निकालना पड़ता। तो बैलेंसिंग फिगर, यार वीडियोस ना पूरी देखा करो यार, तभी जाके मज़ा आएगा। आप लोग बस स्किप करना देख, थोड़ा सा देखा स्किप कर देते हो, कॉन्सेप्ट आता नहीं है, आप आगे भागते हो। ये चीज़ें मैंने कई स्टूडेंट्स में देखी हैं, ये मत करो। अगर आपको नहीं आ रहा तो पूरा देखो से पहले। बताओ फिर फटाफट अपना नॉशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैं देखूं। आप तो कुछ बताओगे नहीं, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। मत करो, मैं बनाता रहूँगा वीडियो। ठीक, 2 लाख माइनस 1,62,000, 62,500 माइनस करो, एंड देन फिर 80,000 दोबारा माइनस करो, तो 134,308, 134,308। यस यस, ये ठीक है, निकला बिल्कुल 134,308। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा हूँ मैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी बन रही है, समझ आ रही है, चीज़ें नहीं आ रही है, प्लीज़ बताओ। अच्छा, हालांकि इसने नॉशनल प्रॉफिट मांगा था, लेकिन हम तो सिद्धि हैं, हम तो इसके आगे भी करेंगे। बिलो द लाइन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ इसको रखेंगे, और इसमें से चीज़ें दो जगह ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ हिस्सा P&L में, कुछ हिस्सा रिजर्व में। तो 2 P&L अकाउंट में जाएगा वर्किंग नोट के थ्रू, राइटिंग पे मत जाना भाई, एंड बाकी चला जाएगा रिजर्व के अंदर, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये लो जी, बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ मुझे इस क्वेश्चन में DOC कितनी थी? DOC 60% थी। 60% के अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है? केस नंबर 1 2 3 वाला आ रहा है। तो यहाँ मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा अपना, खुद देखो, मैं नहीं दिखा रहा इस बार। बनाए थे ना वो केस, पहला था 25 से कम, 25% से कम DOC है। दूसरा 25 से 50, 25 और 25 से ऊपर, 50 से नीचे, 50 से ऊपर, तो ये 60 है। तो 2/3 नॉशनल प्रॉफिट इज़ 134,308 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड पे कितना है। तो यहाँ पे आप या तो पहले कैश रिसीव्ड निकाल ही लो, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड पे आपको इन दोनों से निकल ही गया था, और फिर उसको डिवाइड वर्क सर्टिफाइड से करो। या सिंपल, आपको पता है कि भाई वर्क सर्टिफाइड का जो कैश रिसीव्ड है वो 75% है, तो सीधा 75% भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, मना नहीं कर रहा। ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इसको लो दोबारा करके यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। ऐसा भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर लो। इसके लिए आपको पहले ऊपर कैश रिसीव्ड लिखना है, और कैश रिसीव्ड, और अच्छा नीचे वर्क सर्टिफाइड लिखते हो, ऊपर कैश रिसीव्ड लिखते हो। वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है? 6 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड है, 6 लाख रुपए का। और कैश रिसीव्ड 75% है, किसका? वर्क सर्टिफाइड का। तो इसी का जब आप 75% निकालोगे, तो 6 लाख का 75% निकालोगे तो ये आएगी 4.5 लाख की वैल्यू।
4.5 लाख की वैल्यू आएगी। ठीक, तो आपस में जब ये कटेंगे तो यार ये 75% ही बनेगा। जब 75% का मतलब भी क्या होता है, देखो परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो 75/100 आ रहा है, तो इसे भी काटूंगा तो 75/100 ही तो बनेगा। या जो भी और स्मॉल करोगे तो ये एक ही चीज़ बन रही है, तो इसीलिए मैंने 75% डायरेक्ट लिख दिया। कुल मिला के अब इसकी वैल्यू बता दूँ, 134308 मल्टीप्लाई बाय 2/3 का 75%, तो मेरे पास आ रहा है ये वैल्यू। मैं दिखा भी देता हूँ आपको P&L में कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 67,154 कर दूंगा इसको, तो इसको कर दो 67,154, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से बराबर ही आएगा, बिल्कुल बराबर ही आएगा। और क्या, बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, हर बार तो नहीं कह सकता, लेकिन कई बार जो है ये दोनों इक्वली आते हैं बैलेंसिंग फिगर, लेकिन आप ऐसा पंगे मत लेना, चेक कर लिया करो। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा। बहुत अच्छे अच्छे दोनों क्वेश्चन थे, कहाँ गया ये रहा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था जो छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन था, उसके बाद मैंने आपको एक अच्छा सा और क्वेश्चन करवाया। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आप उसे ट्राई करना, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, और बताओ कि वीडियो आपको कैसे समझ आ भी रही है या एवं ही देखे जा रहे हो बस फालतू में। ठीक, और बताओ अगर आपको कोई और चीज़ें और किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई नया आपको नया चैप्टर इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सीखना है तो उसके बारे में बताइए। आपके सिलेबस में एक क्या था, एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, क्या है वो, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस मेरे ख्याल से। तो अगर आपको उसके लिए कुछ भी वीडियोस चाहिए या कुछ भी कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूं अभी, लेकिन मैंने उसको कुछ भी लॉन्च नहीं किया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। और कई लोगों का एफएम के रिगार्डिंग यार क्वेरी थी, लेकिन मैं उसके लिए अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वाई, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं जा रहा। अभी तक मैं अपने बाहर नीचे रोड पर निकला ही नहीं हूँ, सच बताऊँ। और अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, डर नहीं रहा, मैं फॉलो कर रहा हूँ गाइडलाइंस को। ठीक है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, अपने अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा कीजिए। ठीक, जब कोई कह रहा है कि भाई मत करो तो फिर मत करो ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन करो। कॉन्सेप्ट क्या था, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस के लिए अगर आपको कुछ करना चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट्स करके। और एफएम के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी मेरे पास बुक नहीं है, इसी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। सॉरी उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे कहा था एफएम की वीडियोस बनाने के लिए, मैं नहीं बना पा रहा। मैं बनाऊंगा जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। अभी स्पीड भी बढ़ाने वाला हूँ, अभी स्लो चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से ही चल रहा है बस। ठीक, तो चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे हम नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।